हेलो एंड वेलकम बैक टू आशिमा कॉमर्स क्लासेस। और जो चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजिंग, जिसकी वेटेज बोर्ड्स एग्जाम में है 8 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप जितनी बार करते हैं आपको ऐसा लगता है कि याद नहीं हुआ, इट्स वेरी लेंदी और मैं भूल रहा हूँ याद करने के बाद। तो क्यों ना आज इसे एक सिंपल तरीके से याद किया जाए और वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। आप कुछ ऐसे याद करेंगे आज कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। सो लेट्स डू ऑर्गेनाइजिंग विद मी in this video. Okay, so let's understand the concept of organizing. Organizing क्या होता है and what it entails. ठीक है, सबसे पहले बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जो हमारे जितने भी प्लान्स हमने अभी तक बनाए हैं उनको एक्शन में कन्वर्ट करता है। तो इट्स अ प्रोसेस दैट ट्रांसलेट्स द प्लान्स इनटू एक्शन, राइट? प्लान्स इनटू एक्शन. इट क्रिएट्स द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. तो जो भी कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, जो फ्रेमवर्क होगा कि कितने लोग होंगे कंपनी में, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब ऑर्गेनाइजिंग वाले पोर्शन में हम डिसाइड करेंगे, राइट? अब ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आपको डेफिनेशन बनानी है ऑर्गेनाइजिंग की तो इट्स अ प्रोसेस वन विच क्लैरिफाइज द रोल्स एंड रिलेशनशिप्स. ठीक है, जितने भी कंपनी में लोग होंगे उनका क्या रोल होगा और उन रोल्स के बीच में आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप होगा, कौन किसका बॉस होगा, हु विल बी द सबऑर्डिनेट, that everything is going to be decided by organizing, clarifies the roles and relationships. दूसरा point है, it assembles the resources, it coordinates the human resources with the physical resources of the company, right? And integrates the two, right? दोनों को इकट्ठा करके काम कराता है organizing. Third is deploying the resources for a goal. So it makes sure that the resources are effectively deployed for the goals, for the attainment of the goals that are set by the company in the planning phase, right? तो हमने 3 चीजें करी डेफिनेशन में ऑर्गेनाइजिंग की. ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? इट क्लैरिफाइज द रोल्स एंड द रिलेशनशिप्स इन दोज रोल्स. इट असेंबल्स द रिसोर्सेज एंड इफेक्टिवली डिप्लॉयज द रिसोर्सेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ कंपनीज गोल्स, right? It says it creates a framework which specifies the relationship between the people, work and resources and enables a business to accomplish its goals, right? दूसरी बात, एक वर्ड होता है इफेक्टिव. ठीक है, तो इफेक्टिव वर्ड को ड्यू इंपॉर्टेंस दी गई है ऑर्गेनाइजिंग में. ऑर्गेनाइजिंग कहता है आई हैव टू बी इफेक्टिव. इफ आई एम नॉट इफेक्टिव देन ऑर्गेनाइजिंग फेल्स, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 4 मार्कर में आ सकता है, केस बेस्ड स्टडी में भी आ सकता है. आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड देन यू हैव टू मेंशन द स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड इन द अबव केस और कुड आस्क द अदर स्टेप्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द केस. तो हमें सारे ही स्टेप्स अच्छे से पता होने चाहिए. अब स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है IDAI, इसका एक्रोनिम है. IDAE इज बेसिकली आइडिया इफ यू लुक एट इट. और ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस का एक्रोनिम है आइडिया, जिसकी स्पेलिंग में AE इज इंटरचेंज्ड. ठीक है, अब आई से क्या है? सबसे पहली चीज आप ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे? लेट्स से आप एक पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप ये देखेंगे आपको क्या क्या काम करना है. तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, जैसे कि लेट्स से यू हैव टू बुक अ बस, यू हैव टू अरेंज फॉर द स्नैक्स, यू हैव टू बुक द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, यू हैव टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द चिल्ड्रन. सो दिस इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क. तो आप पहले काम को पहचानेंगे और उसको फिर अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे. तो वर्क रिक्वायर्ड टू अचीव द प्लान्स इज आइडेंटिफाइड एंड देन डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज, राइट? किसी को आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम देंगे ना, तो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस भी पार्ट में काम को बांट रहे हैं दैट इज मैनेजेबल बाय समवन. सो आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क सबसे पहला स्टेप. दूसरा स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब ये डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? तो डिपार्टमेंटलाइजेशन कहता है वी आर गोइंग टू ग्रुप द वर्क ऑफ द सिमिलर नेचर इनटू वन डिपार्टमेंट. जो भी एक जैसा काम है वो हम एक डिपार्टमेंट में डालेंगे. ऐसे ही अगर कोई और नेचर का काम है वो हम अलग डिपार्टमेंट में डालेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ सेटिंग योर वार्डरोब, राइट? तो जब आप अपनी अलमीरा में या अपने वार्डरोब में कपड़े लगाते हैं तो यू मेक श्योर द टी शर्ट्स आर केप्ट इन वन कॉर्नर, jeans are kept in one corner, right? Your socks are kept in one corner. That's what departmentalization is. Grouping the work of the similar nature together, right?
एंड देन व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट इज, अच्छा डिपार्टमेंटलाइजेशन किस किस बेसिस पे हो सकती है? प्रोडक्ट के बेसिस पे, टेरिटरी के बेसिस पे हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑल्सो, जैसे HR रिलेटेड काम HR डिपार्टमेंट में होगा, फाइनेंस रिलेटेड काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। द थर्ड स्टेप इज IDAE। सो A इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जब आपको पता है कि आपने काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया है, तब आप जॉब्स एलोकेट करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल HR आपने एक डिपार्टमेंट बनाया, ह्यूमन रिसोर्स, आप उनको जॉब एलोकेट करेंगे कि यू हैव टू हायर दीज मेनी पीपल फ्रॉम दीज बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ जॉब्स इज डन इन द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। देन अच्छा, आप जब भी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर रहे हैं, तो आप जब भी किसी को काम देंगे तो उसकी स्किल और कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे देंगे, राइट। अगर आप किसी को भी कोई सॉफ्टवेयर बनाने का काम दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, ही हैज द स्किल्स, he knows the computer languages, right? Last step of the organizing process is establishing reporting relationships. तो अब establishing reporting relationships होता है कि आप एक hierarchical structure बना रहे हैं कि एज A, B, C 3 लोग हैं और वो तीनों के तीनों P को रिपोर्ट करेंगे, राइट। तो अगर ऐसा आप एक स्ट्रक्चर एक कंपनी में बना रहे हैं, दिस इज व्हाट स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स इज ऑल अबाउट। आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशंस बना रहे हैं अपने एम्प्लॉयज में। तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग के 4 स्टेप्स थे, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन and assignment of duties, and the fourth is establishing reporting relationships. I hope it's clear with everyone. Okay, let's now understand the importance of organizing. हमने definition of organizing, concept of organizing कर लिया. We have also figured out the steps in the process of organizing. अब importance of organizing में सबसे पहली चीज़ है, जब मैंने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा था और जब भी किसी को काम दिया तो उसकी स्किल्स के हिसाब से दिया था, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस या बेनिफिट होगा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, बिकॉज वन पर्सन वुड बी डूइंग वन टाइप ऑफ जॉब एवरी डे रिपीटेडली, तो इट वुड लीड टू स्पेशलाइजेशन, उसको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज मिलेगी उस काम में। नेक्स्ट इज क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप्स, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश द रिलेशनशिप्स क्लियरली, मैंने सब डिजाइन करा है अच्छे से रोल्स और रिलेशंस, तो इसलिए जो भी वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं उनमें बहुत क्लैरिटी होगी, किसको किसको रिपोर्ट करना है, किसकी बात सुननी है, तो वो बहुत क्लियर होगा कंपनी में। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब हम रिसोर्सेज को इफेक्टिवली डिप्लॉय कर रहे हैं तो इससे कोई भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी, इसीलिए इसको बोला गया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज अडेप्टेशन टू चेंज, जब आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, राइट, तो उसमें मॉडिफिकेशंस लाना बहुत आसान होता है, चेंजेस लाना आसान होता है, rather than in a structure which is not organized. इसलिए organizing leads to easier adaptation to changes, then it leads to effective administration, because अगर आप सब कुछ organized है तो काम बहुत अच्छे से होता है, administration मतलब काम सही से चल रहा है, राइट। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर जब सबको पता है कि क्या काम करना है तो administration seems to be very smooth. Next is development of personnel. Now this personal is employees basically. तो आप जब भी एक ही काम अच्छे से कर रहे हैं रोज रोज, तो आपकी स्किल्स डेवलप होंगी एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यू विल बिकम मोर प्रो एट डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जब आपने एक प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंटलाइजेशन की है तो उसी अगर कंपनी को ग्रो करना है तो उस डिपार्टमेंट के अंदर और लोगों को हायर करना वुड बी एन ईजियर थिंग rather than creating departments all together again. तो इसलिए organizing leads to easier expansion and growth because it's easier to add more people, more teams, more activities into the same structure that has been already created in organizing. Right? So this is what organizing की importance is all about. Again, an important topic. How many points are there? 7 points are there. We have to learn them nicely, right? Moving on to the next topic, which is organization structure. अब ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीटर ड्रकर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल मीन्स। अब ये इंडिस्पेंसिबल मीन्स कहा गया है, यानी कि इसके बिना काम नहीं चल सकता है। एंड द रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इवन डिस्ट्रॉय इट। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही नहीं है, अगर जो आपने एक हायरार्की बनाई है वो गलत है, तो इट विल लीड टू lot of losses, it can destroy the company, right? So it's very important. नेक्स्ट ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, ये एक फॉर्मल फ्रेमवर्क है, मतलब कंपनी जान पूछ के क्रिएट कर रही है फॉर्मली, और ये किस लिए बनाया जाता है ताकि आप मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को काम सही से परफॉर्म कर सकें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर
कंपनी में इसलिए बनाया जाता है, अलग अलग पोजीशंस पे लोगों को इसलिए बैठाया जाता है ताकि टेक्निकल नेचर के काम भी और मैनेजरियल नेचर के काम भी स्मूथली हो जाएं, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल फ्रेमवर्क विच मेक्स both managerial as well as technical tasks done easily, right? As an organization grows in the size or complexity, अब ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें इसलिए चाहिए होता है कि जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, ग्रोज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जब बहुत सारी एक्टिविटीज या डिपार्टमेंट्स ऐड ऑन होते हैं, देन द नीड फॉर एन एडिक्वेट स्ट्रक्चर बिकम्स पैरामाउंट। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक नीड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होने से चीजें स्मूथली हो पाती हैं, राइट? देन इट सेज टू फ्रेमवर्क्स टू कंसीडर आर द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में दो ही तरीके के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। या तो होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर जो फंक्शंस के बेसिस पे होगा, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, पर्सनल, राइट? या फिर होगा आपके डिविजनल स्ट्रक्चर किस बेसिस पे होता है? प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पे। तो व्हेन यू डिवाइड द कंपनी इनटू डिफरेंट डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस दैट द कंपनी हैज या डिफरेंट सर्विसेज दैट द कंपनी हैज टू ऑफर, देन इट्स अ डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनको डिटेल में समझते हैं, ये डिटेल में क्या होती हैं, राइट? सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से समझिएगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज अ वेरी बेसिक थिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन which all the organizations generally have of medium size, of good size, right? अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में जैसे कि अगर यहाँ पर कंपनी के सीईओ हैं, तो उसके बाद there would be a finance manager, right? There would be a marketing manager, there would be a sales manager, there would be a production manager, और इनके नीचे पूरा पूरा डिपार्टमेंट होगा, राइट? They would be handling their own departments effectively. तो यहां पर मैंने एक कंपनी को किस बेसिस पे बांटा है? फंक्शंस के बेसिस पे बांटा है, इसीलिए इसको बोला गया है फंक्शनल स्ट्रक्चर, राइट? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है जब आप क्या करते हो, यू ग्रुप द जॉब्स of similar nature under major functions and organize them as separate departments. जब आप काम को फंक्शंस के बेसिस पे बांटे और उनको सेपरेट डिपार्टमेंट्स का नाम दे दें, तो ऑल द डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड। अब यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? एक कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है, प्लान्स भी समझा रहा है, राइट? व्हिच इज द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बेसिकली। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सबसे पहला है इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। अब ये अच्छा कीवर्ड है केस स्टडीज में यूज करने के लिए। आपको अगर कोई भी केस स्टडी में बोल रहा है कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हो रही है उस कंपनी में, दैट मीन्स इट्स यूजिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर, राइट? तो अब ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन क्या होती है? जब आप कोई काम रोज रिपीटेडली कर रहे हैं और उसी काम को करने में जब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं, उसे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन बोला जाता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर लेट्स से आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन द बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी डे, देन यू गेट ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इन मेकिंग or reading the financial statements of the company, right? Then it promotes control and coordination within a department. तो अगर मैं सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, तो एक डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उनके बीच की कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी अगर उनको एक इंसान मैनेज कर रहा है और एक ही टाइप के काम ये सब लोग कर रहे हैं, राइट? सो इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। Moving on to the next point, it minimizes the duplication of effort which leads to economies of scale. इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक टाइप का काम कर रहे हैं, तो आपका डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि कंपनी में एक ही काम को दो लोग नहीं कर रहे हैं। इट्स ओनली वन पर्सन डूइंग वन जॉब विच लीड्स टू नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, राइट? विच ऑल्सो लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि जब आप कोई भी काम बड़े स्केल पे करते हैं, तो उससे आपकी जो कॉस्टिंग होती है उस काम को करने की, वो नीचे हो जाती है, कम हो जाती है, राइट? तो अगर आप बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेंगे, देन इट लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट इज इट मेक्स द एम्प्लॉय ट्रेनिंग मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड और हेल्प्स इन द एम्प्लॉय ट्रेनिंग, क्योंकि आप एक इंसान से एक टाइप का काम करा रहे हैं, तो वो इंसान उस काम को करने में बहुत एक्सपर्ट हो जाता है। इट लीड्स टू एम्प्लॉय ट्रेनिंग, राइट? So these were the advantages of functional structure. Let's move on to the disadvantages of the functional structure. It leads to the functional empires.
अब ये फंक्शनल एम्पायर्स क्यों कहा गया? एम्पायर्स क्या होते हैं? जो एक टेरिटरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत ही अपने लिए डोमिनेंट होते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। तो वैसे ही एक फंक्शनल एम्पायर बन जाता है कंपनी में, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, एंड दे टेंड टू फॉरगेट द कंपनीज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। इसलिए ये एक फंक्शनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है। Next is it creates coordination and problems across the departments because every department is concerned about themselves, so they forget to coordinate with the other departments. They tend to be too much in themselves, है ना? Next is a conflict of interest between the departments can arise क्योंकि सब departments सिर्फ अपनी performance के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो एक conflict of interest हो सकता है। Let's say marketing department बोलता है कि I want to increase the sales and for that I need to give discount of 30%। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई हम 30% का डिस्काउंट नहीं दे सकते, हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स ये अलाउ नहीं करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। तो दे कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एवरी नाउ एंड देन। नेक्स्ट इज इट कैन लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड नैरो पर्सपेक्टिव। अब इनफ्लेक्सिबल क्यों होगा? क्योंकि सब कुछ बहुत फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइडेड है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है एंड दे आर वेरी रिजिड। जो फंक्शनल हेड्स होते हैं और जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, दे बिकम वेरी रिजिड इन व्हाट दे वांट टू डू एंड इन हाउ दे विल डू द थिंग्स, राइट? अब ये कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पर अप्लाई करा जाता है? तो अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज वेयर अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, वहां पर आप लगाते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। यानी कि जहां पर एक बड़ी सी कंपनी है, इट्स अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और बहुत तरह तरीके का काम है, प्रोडक्ट्स नहीं है अलग अलग टाइप के, काम अलग अलग टाइप का। डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज इज द की वर्ड ओवर हियर, राइट? सो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, कौन सा स्ट्रक्चर जाएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर जाएगा। एडवांटेजेस में मेन कीवर्ड मैंने आपको बताया था, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस इट आउट। दैट्स ऑल। फंक्शनल एम्पायर्स भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सूटेबिलिटी, डेफिनेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ डिविजनल स्ट्रक्चर अगर आप ये फ्लो चार्ट देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकता है कि एक कंपनी है जिसके एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पर कंपनी इज डीलिंग इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर, एंड अंडर दीज ईच डिपार्टमेंट, बेसिकली अंडर ईच प्रोडक्ट लाइन, इट हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे गारमेंट्स है, तो गारमेंट्स के अंडर एचआर भी है, मार्केटिंग भी है, आर&डी भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और परचेजिंग भी है, राइट? तो दिस इज व्हाट अ डिविजनल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स हैपेंस इन अ लार्ज कंपनी, बट the main point is there are multiple products or multiple services in that company, which is a divisional structure. आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स जस्ट कंपेयर द टू वेरी क्विकली। अब अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो किसके बेसिस पे बना है? इट्स बेस्ड ऑन द फंक्शंस प्राइमरीली, ठीक है, काम के बेसिस पे बना है कि मार्केटिंग का काम है, सेल्स का काम है। डिविजनल स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे बना है? प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पे बना है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन यहाँ पर ऑक्यूपेशनल या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी, आपको काम में माहिरता मिलेगी। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगी, यू विल हैव एन इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट इन द डिविजनल स्ट्रक्चर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट को नहीं देख रहा है, सब अपना अपना काम देख रहे हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट कोई नहीं देख रहा है, इट्स जस्ट दैट दे आर माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, राइट? बट यहाँ पर इजी होता है परफॉर्मेंस को के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना या अकाउंटेबल ठहराना, क्योंकि यहाँ पर एक डिविजन हेड होता है डिविजनल स्ट्रक्चर में, जो एक यूनिट की प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर में थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ एक ही काम करते हैं, जबकि मैनेजरियल डेवलपमेंट डिविजनल स्ट्रक्चर में ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि आप एक डिविजन के अंदर रह के मल्टीपल फंक्शंस को सीख लेते हैं, सबके बारे में इंसाइट्स लेते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट। डिविजन फंक्शनल स्ट्रक्चर करना आसान है बिकॉज इट्स इनएक्सपेंसिव, बिकॉज देयर आर फंक्शंस व्हिच आर नॉट बीइंग डुप्लीकेटेड। बट यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर कॉस्टली है, बिकॉज एक ही कंपनी के पास अगर 4 प्रोडक्ट्स हैं तो चारों प्रोडक्ट्स में मार्केटिंग भी हो रही है,
finance भी हो रहा है, so the work is getting duplicated across the different divisions, right? Next is coordination. कोऑर्डिनेशन यहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में फंक्शनल स्ट्रक्चर में बहुत डिफिकल्ट होगी, इसीलिए वी गो फॉर अ डिविजनल स्ट्रक्चर. एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन इज वेरी इजी because all the functions for a product are integrated under one division head, right? So divisional structure is good in a case where there are multiple products. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एज द नेम सजेस्ट, फॉर्मल वो चीज है जो कंपनी के रूल्स या कंपनी के बाउंड्रीज को फॉलो करके होती है, और इनफॉर्मल है जो कोई बाउंड्रीज नहीं फॉलो कर रही है, इट्स फ्लोइंग ऑन इट्स ओन, राइट? इट्स एन, अब दोनों का मतलब समझ लेते हैं अच्छे से. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑफिशियल स्ट्रक्चर, यानी कि ये ऑफिस ने खुद से लेट डाउन किया है. हु लेज इट डाउन? बाय द टॉप मैनेजमेंट. क्यों ले डाउन किया जाता है फॉर्मल स्ट्रक्चर या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? टू अकम्प्लिश अ टास्क. लेट्स से कोई टीम बनाई गई फॉर 8 people, these are 8 specialists who are taking care of a project, then it's a deliberate function performed by the top management to complete that task. अब ये कहता है it specifies the boundaries of authority, lays down the rules and establishes a systematic coordination of activities. तो यहाँ पर प्रॉपर रूल्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, और पूरा एस्टैब्लिश किया जाता है एक कोऑर्डिनेशन के लिए, एक प्रॉपर ले डाउन. और यहाँ पर जो मेन एम्फेसिस है, जो हमारी मेन फोकस है, दैट इज द वर्क टू बी डन, नथिंग एल्स, राइट? तो हमने जो भी फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़े थे वो फॉर्मल का ही पार्ट है, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं दोनों ही, राइट? नेक्स्ट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी इरप्ट हो सकता है. इट्स द बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स दैट emerges spontaneously within the formal structure. तो इसके अंदर भी एक informal structure छुपा हो सकता है. It happens within the formal structure. Now, here people do not have any boundaries and they, talk beyond their roles. So a person sitting at this level can be friends with this, but this is not a formal structure. Then that would be an informal organization, right? Because it is without any boundaries, right? And it is very fluid. So what is more fluid, formal or informal? Informal is very fluid. It does not have any shape. But if you look at a formal structure, it has a definite shape, right? It's flowing in a particular direction. Okay, let's compare the two one more time, formal versus informal organization. Formal organization कहाँ से निकलता है? It arises from the company's rules and policies, right? Always arises from the company's rules. Informal organization arises from your social interaction. आप किसी के भी दोस्त होते हैं या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में होते हैं, तो वहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है. तो इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सोशल इंटरेक्शन, राइट? Authority in a formal group arises by the virtue of position in the management. Like if you are in a formal organization, आपकी जो अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर ग्रुप में या उस पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज बिकॉज ऑफ योर पोजीशन इन द कंपनी, राइट? कि आप किस पोजीशन पे हैं, आप एमडी हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सो ऑन. बट यहाँ पर इट अराइजेज आउट ऑफ योर पर्सनल क्वालिटीज. तो आप जब 4 दोस्तों में बैठते हैं तो 4 दोस्तों में किसी की कभी कभी ज्यादा अथॉरिटी होती है, और वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ योर पर्सनल क्वालिटी, हाउ डोमिनेंट यू आर, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, डिपेंडिंग ऑन दैट. नेक्स्ट इज बिहेवियर. The behavior in a formal organization is always guided by the rules, but in an informal organization it evolves from the group norms. कि आपस में आपकी कैसी दोस्ती है उसके बेसिस पे होता है. फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप एक स्केलर चेन फॉलो करते हैं. आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था स्केलर चेन होता है, ठीक है? लाइक ए विल कम्युनिकेट टू बी एंड बी विल कम्युनिकेट टू सी एंड सो ऑन. अब यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में द कम्युनिकेशन कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन. Anybody can talk to anybody, right? There is no boundary. Then nature of a formal organization is very rigid. यहाँ पर चीजें जो लिख दी या जो बोल दी as per rules वही होंगी. Surprises नहीं होते यहाँ पर ज्यादा, but यहाँ पर चीजें flexible होती हैं. Anybody can do and decide whatever they wish like, right? नाउ इट सेज कि क्या हम एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखनी चाहिए, क्या इसे हमें इरेडिकेट करना चाहिए कंपनी से? तो ऐसा नहीं है, बिकॉज समटाइम्स द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू गेट द वर्क डन. सो
any top management should try to use both formal as well as informal to get the things done in a company, right? Okay, now let's understand what is delegation. Delegation, as the picture is shown, that the manager is giving work to the junior and down. It is the downward transfer of authority. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो सबॉर्डिनेट है आप उसे काम दे रहे हैं, तो सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट द वर्क इज बीन हैंडेड ओवर. दिस इज व्हाट डेलीगेशन इज. अब डेलीगेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर आप सही से काम करना चाहते हैं तो आपको अपना कुछ काम किसी को डेलीगेट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ प्री रिक्विजिट फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग. इट अलाउज अ मैनेजर टू एक्सटेंड देयर एरिया ऑफ ऑपरेशंस. अगर आप सिर्फ एक ही काम करते रहेंगे तो आप कुछ नया काम या कुछ क्रिएटिव या कोई नया प्रोजेक्ट नहीं देख सकते. इसीलिए डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट सैटिस्फाइज द सबऑर्डिनेट्स नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट. तो इसको तो काम से थोड़ा सा फ्रीडम मिल रहा है. ही इज गेटिंग सम रेस्पाइट फ्रॉम द एक्स्ट्रा वर्क दैट ही हैज. बट इस सबॉर्डिनेट के लिए भी फायदेमंद है. क्यों? क्योंकि इस सबॉर्डिनेट को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट. एंड सेकेंडली इट गिव्स हिम सर्टेन रिकग्निशन. बिकॉज अगर ये यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता है तो इसको भी एक रिकग्निशन मिलती है विच विल मोटिवेट हिम टू डू गुड वर्क इन द कंपनी, राइट? अब अगला टॉपिक है डेलीगेशन के कुछ एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स यानी कि डेलीगेशन के कुछ पार्ट्स हैं. Authority, responsibility and accountability. We have heard about authority and responsibility before. Now what is this accountability? Let's learn this clearly. अब ये कहता है authority. Authority क्या है? किसी भी इंसान को काम बोलने की जो आपकी capability है, the power basically or the right of an individual to command somebody, to give orders to somebody. That is what authority is, right? Right to give orders, the right of an individual to command. राइट? अब ये कैसे फ्लो करेगी? इट विल ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड्स. ठीक है, हमेशा सुपीरियर ही सबॉर्डिनेट को कमांड करता है. सो इट फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. देन इट सेज हाउ डज इट अराइज? इट अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मल पोजिशन इन द स्केलर चेन. एंड अथॉरिटी कैन ऑलवेज बी डेलीगेटेड. अथॉरिटी कहाँ से निकलती है? आपकी फॉर्मल पोजीशन से निकलती है. अगर आप एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, यू हैव द अथॉरिटी कि आप टीचर्स को कुछ काम बोल सकते हैं, राइट? अगर आप एक कंपनी वाइस प्रेसिडेंट हैं तो आप मैनेजर को कोई काम बोल सकते हैं. दिस इज व्हाट योर फॉर्मल पोजीशन गिव्स यू द स्पेस टू हैव सर्टेन अथॉरिटी. एंड देन इट सेज दैट अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, यानी कि आप अब डिसीजंस लेने की पावर भी डेलीगेट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स से योर फादर हैज हायर्ड अ ड्राइवर एंड यू आल्सो कैन आस्क द ड्राइवर टू डू सम वर्क. दैट मीन्स द अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड टू यू टू कमांड ओवर द ड्राइवर, राइट? तो ये अथॉरिटी डेलीगेट करी जा सकती है. अब आगे बात करते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की. रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द साइन ड्यूटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है द ऑब्लिगेशन टू वर्क, या आपकी खुद की एक जिम्मेदारी जो आपको निभानी है, एक काम खत्म करना है. दैट इज व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट. इट फ्लोज अपवर्ड्स फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर. तो रिस्पॉन्सिबल आप किसके लिए होते हैं? अपने सुपीरियर के टूवर्ड्स. आप काम करके देते हैं उसको टाइमली. इट अराइजेस फ्रॉम द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से निकलता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप में होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड. आप जरूरी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से किसी और को दे सकते हैं. अगर आपको कोई काम बोला गया था तो वो आप पूरी तरह से किसी को नहीं दे सकते हैं. यू कैन गिव इट, लाइक यू कैन आस्क समबडी टू डू इट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज यूजुअली एज्यूम्ड, राइट? एज्यूम मतलब मान ली जाती है. ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर फोर्स करी जाती है. एंड डेलीगेट भी नहीं करी जा सकती, किसी और को नहीं दे सकते आप आगे. अब आगे बढ़ते हैं अकाउंटेबिलिटी, द थर्ड टर्म. अकाउंटेबिलिटी इट सेज दैट इट मींस आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम. अगर कुछ भी लेट्स से कहीं भी होता है और अगर आप आंसरेबल हैं, दैट मींस इट्स योर अकाउंटेबिलिटी, राइट? फॉर एग्जांपल इन इंडिया, इफ समथिंग हैपेंस इन वन ऑफ द रेलवेज, देन रेलवे मिनिस्टर इज अकाउंटेबल, राइट? Such examples are there in the general arena also. But अगर मैं बिजनेस की भी बात करूं तो अगर लेट्स से हमारे फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन में डिफेक्ट्स आते हैं तो प्रोडक्शन इंचार्ज या द प्रोडक्शन हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड इट्स ऑल्सो ही इज ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर दैट. अकाउंटेबल का मतलब उनकी जवाबदेही रहेगी, ही विल बी आंसरेबल फॉर दैट. ठीक है, नाउ अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड. द सबऑर्डिनेट इज ऑलवेज अकाउंटेबल टू द सुपीरियर. तो आपको किसको जवाब देना होता है? हमेशा अपने सीनियर को जवाब देना होता है. तो यू आर ऑलवेज अकाउंटेबल टू योर सुपीरियर. दैट मीन्स इट फ्लोज अपवर्ड्स, right? Just like responsibility.
बट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं करी जा सकती। द मैनेजर हु डेलीगेट्स रिमेन्स अकाउंटेबल। तो अगर आपका कोई काम था और आपने अपना स्कूल का कोई काम अपने भाई या बहन से करा लिया, दैट डजंट मीन कि आपकी टीचर गलत काम होने पर आपके भाई या बहन को डांटेगी। यू विल ऑलवेज बी अकाउंटेबल फॉर योर वर्क इवन दो यू डेलीगेटेड द वर्क, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पर हमने एक लॉक बनाया है, द अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड। और कोई अकाउंटेबिलिटी एज्यूम नहीं करता है, कोई बोलता नहीं है कि मैं जवाबदेही होऊंगा इस काम के लिए, बट वो इम्पोज करी जाती है कि अगर आपको मैंने काम दिया है तो आप उसके लिए आंसरेबल होगे, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये कहते हैं डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। डेलीगेशन था एक कॉन्सेप्ट जहां पर आप अथॉरिटी दे रहे थे किसी और को, सुपीरियर दे रहा था सबॉर्डिनेट को, एंड इट इज नेसेसरी टू शेयर द टास्क। जब आप काम दे रहे हो, अपना काम किसी और को दे रहे हो, एंड यू आर गिविंग सर्टेन अथॉरिटी ऑल्सो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू योर सबॉर्डिनेट, दिस इज व्हाट डेलीगेशन इज। बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब आप थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप अथॉरिटी को डिस्पर्स कर दो सब में, राइट। दैट मीन्स कि दिस इज फ्रॉम वन सुपीरियर टू वन सबॉर्डिनेट, राइट। ये एक सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट को दे रहा है, बट यहां पर हो सकता है एक सुपीरियर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सबॉर्डिनेट्स को कुछ कुछ काम दे रहा है, कुछ अथॉरिटी दे रहा है डिसीजंस लेने की। दैट इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन इज। इट सेज डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। डिसेंट्रलाइजेशन हर जगह होगा ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। जैसे कि कंट्रीज में भी कहीं कहीं पर ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होता है, कहीं पे नहीं। इंडिया इज अ वेरी बिग डेमोक्रेसी और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए वी हैव लोकल लेवल पे वी हैव कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एट द लोकल लेवल्स टू टेक केयर ऑफ द country. That is one example of decentralization, right? An organization can never be completely centralized or decentralized. कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज नहीं होती, इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ, इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ, राइट। बट हाँ, हमेशा जैसे ही कंपनी बड़ी होगी, साइज में ग्रो करेगी, तो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ेगी, राइट। इट विल टेंड टू बी मूविंग टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड अ बैलेंस इज एसेंशियल बिटवीन द टू। नाउ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है। डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी एक्ट, आपको करना ही पड़ेगा। जब आपके पास बहुत सारा काम हो जाएगा, आप खुद सारा काम नहीं कर सकते, यू विल हैव टू डेलीगेट सम वर्क टू द अदर। बट डिसेंट्रलाइजेशन इज अ पॉलिसी डिसीजन। डिसेंट्रलाइजेशन हर जगह आप करें ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही रखे होते हैं, जैसे डिसीजन रिलेटेड टू द कंट्री सिक्योरिटी और प्रॉब्ली डिसीजन रिलेटेड टू द आर्म्स इन डिफेंस, राइट। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सेंट्रलाइजेशन है। ऐसे एक कंपनी में भी कुछ मेजर डिसीजंस वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही लेती है, वो सबको नहीं देती है पार्ट टू टेक दोज डिसीजंस, सो इट्स एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। डेलीगेशन का स्कोप जो है वो बहुत नैरो है, क्योंकि सुपीरियर सिर्फ एक अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को ही काम डेलीगेट करता है, नॉट मोर देन दैट। बट डिसेंट्रलाइजेशन हैज अ वेरी वाइड स्कोप, क्योंकि आप बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक, पॉइंट ऑफ एक्शन तक काम पहुंचाते हैं, ठीक है। पर्पस क्या है डेलीगेशन का, ताकि मैनेजर का बर्डन थोड़ा सा कम हो सके, वो कुछ और काम पे भी, क्रिएटिव काम पर फोकस कर सके। डिसेंट्रलाइजेशन का फोकस क्या है, टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स एंड गिव देम मोर ऑटोनॉमी। तो हम अगर 4 लोगों को काम दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, दैट मीन्स हम इन सब की ऑटोनॉमी, इन सब की पार बढ़ा रहे हैं, राइट। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी बढ़ा रहे हैं कंपनी में। Now, decentralization. Now, how decentralization helps in a company? सबसे पहला है, it develops initiative, it promotes self-reliance and confidence among the subordinates. ठीक है, उसको जब काम मिलता है, decision making authority भी मिलती है at local level, then he is able to trust on himself and get more confidence in the work that he is doing. It develops the managerial talent. आगे के लिए मैनेजर्स रेडी हो जाते हैं, जो सबॉर्डिनेट काम करता है वो काम कल को फ्यूचर में एक मैनेजर लेवल पे कर सकता है। देन क्विक डिसीजन मेकिंग, बिकॉज everybody who is closer to the action point is given some authority, that means he can take quick decision, जल्दी से काम कर सकता है। अगर फैक्ट्री के सुपरवाइजर को हमने अथॉरिटी दी है फैक्ट्री में कितना रॉ मटेरियल आएगा, कब कितने बजे से कितने बजे तक की शिफ्ट होगी, ये सब डिसाइड करने की, बिकॉज ही इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन, ना कि जो मैनेजर ऑफिस में बैठा है। तो if he takes the decision, the factory will show more productivity and there will be quick decision making. Okay, so it will give relief to the top management because
सीनियर्स का काम कम हो जाएगा एंड उनको ऑपरेशनल डिसीजंस नहीं लेने, यानी कि डे टू डे रिलेटेड डिसीजंस नहीं लेने, रॉ मटेरियल अनलोड करा दें या नहीं करा दें, ये सब ऑफिस में बैठा प्रेसिडेंट या टॉप मैनेजर लेवल एम्प्लॉय क्यों ले ये सारे डिसीजंस? ही कैन प्लान फॉर द फ्यूचर, ही कैन टेक बिगर डिसीजंस, राइट? बट if we give these decisions to the supervisor, it will give him some relief and he can focus on something else, on more strategic. Next is it facilitates the growth. So if a company is basically, decentralizing the work, then it fosters the competition among departments. यानी कि अगर हमने marketing department को भी autonomy दी है, finance department को भी autonomy दी है to take certain decisions, that means they become competitive and they try to परफॉर्म इवन बेटर, क्योंकि उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, राइट? नेक्स्ट इज बेटर कंट्रोल. इट इनेबल्स बेटर कंट्रोल एट ईच लेवल, बिकॉज अगर आप किसी को डिसेंट्रलाइजेशन में किसी को पावर दे रहे हैं काम करने के लिए, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी दे रहे हैं, दैट मेक्स देम मोर अकाउंटेबल ऑल्सो, राइट? मोर रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो. तो अगर वो दे बी मोर अकाउंटेबल, दैट मीन्स यू कैन कंट्रोल थिंग्स इन अ बेटर वे, राइट? आप उससे पूछ सकते हो कि आपने ऐसे गलत क्यों किया, ये गलत क्यों हुआ, बिकॉज देन दे कैन से कि हाँ मेरा डिसीजन था, मैंने गलत किया. बट वो तभी होगा जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन and we are done with the organizing chapter. I hope you are able to revise organizing very quickly. अगर organizing से related और भी कोई doubts हैं तो please comment section में लिखिए. Until then, like, subscribe and follow Ashima Commerce Classes.